Hello dear students, now we'll start with the part 3 of 10th chapter interest and dividend. Now next topic, that is interim dividend. Interim dividend, it is the dividend which has been declared by the board of directors between two annual general meetings. Is called interim dividend. मीन्स जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है उसको बोलते हैं अपन इंटरम डिविडेंड, या फिर जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिक्लेयर किया जाता है उसको भी बोलते हैं अपन इंटरम डिविडेंड। अब इसके फीचर्स क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पूरा राइट्स, सोल राइट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही रहते हैं, वो ही डिक्लेयर करते हैं इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड इज ओनली ए पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर। साल भर का जो डिविडेंड अपन पे करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जो फाइनल, जिसको अपन फाइनल डिविडेंड बोलते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो इंटरम डिविडेंड रहता है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले ही अपन डिक्लेयर कर रहे हैं, पे कर रहे हैं ना, तो इंटरम डिविडेंड जो रहता है ये फाइनल डिविडेंड का ही पार्ट रहता है। Then company should provide depreciation for the entire year before declaring interim dividend. मीन्स interim dividend declare करने के पहले ये रूल है कि कंपनी को depreciation प्रोवाइड करना पड़ता है पूरे साल भर का। उसके बाद ही अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा उसके बाद ही कंपनी इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। इंटरम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। अब यहाँ पे इंटरम डिविडेंड पे करने के लिए रूल है कि कंपनी आउट ऑफ रिजर्व इंटरम डिविडेंड पे नहीं कर सकती। Then article of association of the company must authorize the board of directors to declare the interim dividend. मीन्स कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में राइट है टू डिक्लेयर द इंटरम डिविडेंड, तो ही इंटरम डिविडेंड पे किया जाएगा। द बोर्ड मीटिंग हैज़ टू पास अ रिसोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरम डिविडेंड। सेम वे यहाँ पे भी बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है और रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरम डिविडेंड इन द बोर्ड मीटिंग। The amount to be given as interim dividend must be credited in a separate account in a scheduled bank within 5 days of its declaration. यहाँ पे भी वही प्रोसीजर, यहाँ पे भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, शेड्यूल बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और वहाँ पे इंटीरियर डिविडेंड का सारा अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। देन इंटीरियर डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। अपने प्रीवियस इसमें वीडियो में देखे थे कि फाइनल डिविडेंड भी विद इन 30 days पे करना पड़ता है। सेम इंटीरियम डिविडेंड भी एक बार डिक्लेयर हो गया तो 30 दिन के अंदर पे करना पड़ता है। देन यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है कि जो अनपेड या अनक्लेम्ड इंटीरियम डिविडेंड रहेगा उसको अपने को ट्रांसफर करना पड़ता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में विद इन 7 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 30 days ऑफ डिक्लेरेशन। फाइनल डिविडेंड का भी सेम रूल था कि अपन जब डिक्लेयर करते हैं तो 30 दिन के अंदर पे करना पड़ता है। 30 दिन में अगर किसी ने क्लेम नहीं किया होगा, 30 दिन बाद अगर कोई पैसा बच गया होगा एज एन अनपेड एज एन अनक्लेम डिविडेंड, तो वो पैसे को अपने को 7 दिन के अंदर फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। And lastly, any amount remaining unpaid, unclaimed in the unpaid dividend account for 7 years should be transferred to IEPF. यहाँ पे भी वैसा ही है जो अपने फाइनल डिविडेंड में देखा था कि अगर एक बार अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद 7 साल तक अगर वहाँ पे कुछ पैसा अनपेड होगा, बैलेंस होगा, तो 7 साल के बाद फिर अपने को वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पूरा की पूरा बैलेंस ट्रांसफ़र करना पड़ता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। Now next topic, that is interest. Interest, it is the payment made for using money of another, that is borrower takes money from the lender. जो borrower रहता है वो पैसे लेते हैं lender की तरफ से और in return lender उनको interest पे करते हैं। क्योंकि कुछ अपन दूसरों के पैसे यूज़ कर रहे हैं, दूसरों के पैसे यूज़ करने के लिए मीन्स दूसरे से अपन पैसे बोरो कर रहे हैं, बोरो करके अपन वो पैसे अपने कोई प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनको तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, क्योंकि अपन दूसरों के पैसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बदले में अपन जो उनको बेनिफिट देते हैं, एक्स्ट्रा का जो अमाउंट देते हैं, उसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इट इज़ अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग द मनी ऑफ अनदर एंड सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ renting money for the borrower and it is the income from lending money for the lender. मीन्स ये जो इंटरेस्ट रहता है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोवर। मीन्स बोरोवर को अपन पैसे रेंट पे दे रहे हैं, उसके बदले में अपन उनसे रेंट ले रहे, जो पैसे बोरो करके उनके बदले में जो अपन रेंट लेते हैं उसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट। अब इसके फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, पहला है
कि इट इज़ द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल, मीन्स ये जो अपन एक्स्ट्रा का जो प्राइस पे करते हैं फॉर रेंटिंग द मनी फॉर द बोरोवर, सो फॉर यूजिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि ये पैसे अपन प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लगाते हैं ना, वेस्ट तो नहीं करते हैं, सम यूजफुल पर्पज़ के लिए लगाते हैं, तो उसके बदले में अपन उनको जो पे करते हैं एक्स्ट्रा का जो रेंट पे करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द इंटरेस्ट. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क. हायर द रिस्क हायर इज द इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट अपन किसी और से बोरो करना पैसे, मतलब वो तो हाई रिस्क पे रहता है ना, तो उसके बेस पे अपना इंटरेस्ट रहता है. अगर अपन ने लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया होगा पैसे, जैसे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 12 साल के लिए, तो ऑब्वियसली उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो हायर रहेगा. और शॉर्ट टर्म के लिए अगर अपन इंटरेस्ट पैसे बोरो कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस रहता है. सो अगेन इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिस्क, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ज़्यादा रहता है ना. लॉन्ग टर्म में अपन बता नहीं सकते कि वेदर अपन ने जो पैसे बोरो किए हैं वो अपन पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर बोरोवर से अपन वो रिटर्न पैसे ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ द बोरोड मनी. तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ज़्यादा रहता है. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो बेस करता है अपने किसके बेस पे अपन एक्सप्रेस करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, में जितना पैसा आपने बोरो किया होगा उसके बेस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 रुपीज़ बोरो किया होगा तो उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके बेस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. Then rate of interest is determined by various factors like money supply, physical policy, volume of borrowings, rate of inflation, etc. तो जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ये जनरली सारे बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो रहती है उनके सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है आरबीआई, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो डिटरमाइन करती है. अब ये डिटरमाइन करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, जैसे मनी सप्लाई मीन्स करंट इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द कंपनी कंट्री की, फिर फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिर वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग्स कितना है, फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है. तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. ये आपके प्रॉफिट में से ही पे किया जाता है और इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. मीन्स ये अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया हो या ना किया हो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, फिर भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है. ये कंपल्सरी एक्ट है जो आपको पे करना ही पड़ता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड इट इज़ पेएबल एट ए फिक्स्ड एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट. जो भी आपका रेट फिक्स किया गया होगा एट द टाइम ऑफ द बोरोइंग, जब भी आपने बोरो किया होगा पैसे, उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपये बोरो किए हैं, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, मीन 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. Then company has to pay the interest if it has borrowed money from creditors like debenture holders, depositors, bond holders, etc. तो कंपनी के बेस पे कंपनी किसको इंटरेस्ट पे करेगी, टू जिससे अपने पैसे बोरो किए होंगे. बोरो किसे किए होंगे, बाय वे ऑफ लोन from the bank or any of the financial institutions, या from the creditors like debenture holders, depositors, bond holders. इनकी तरफ से अगर अपने पैसे बोरो किए होंगे तो उनको कंपल्सरी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो ये हो गया इंटरेस्ट एंड इट्स फीचर्स. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्स्ट है अपना इंटीरियम डिविडेंड एंड द फाइनल डिविडेंड. मीनिंग, अब इंटीरियम डिविडेंड अपने को पता है, इंटीरियम डिविडेंड यानी वो डिविडेंड रहता है जो डिक्लेयर किया जाता है बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग या बिटवीन टू फाइनेंशियल ईयर, उसको बोलते हैं अपन इंटीरियम डिविडेंड. दूसरा रहता है अपना फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड यानी वो डिविडेंड रहता है जो अपन डिक्लेयर करते हैं आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मीन्स फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको बोलते हैं अपन फाइनल डिविडेंड. और जो डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले और बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं अपन इंटीरियम डिविडेंड. Who declares? Generally interim dividend is declared by the board of directors in the board meeting. interim dividend जो रहता है वो board of directors declare करते हैं board meeting में. और जो final dividend रहता है ये board of directors recommend करते हैं, लेकिन इसको declare करता है shareholders in the annual general meeting. Then authorization. Generally interim dividend declared
ओनली इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स, मीन्स अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होगा टू डिक्लेयर द इंटीरियम डिविडेंड बाय द कंपनी, देन ओनली द कंपनी कैन डिक्लेयर द इंटीरियम डिविडेंड। लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए ऐसे कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। ये कंपलसरी एक्ट है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना ही पड़ता है, पे करना ही पड़ता है शेयर होल्डर्स को। देन व्हेन डिक्लेयर्ड, अब इंटीरियम डिविडेंड अपने को पता है कि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिटवीन द एनुअल जनरल मीटिंग्स, और जो फाइनल डिविडेंड रहता है इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग, मीन्स एट द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी जनरली declares the annual general meeting, and in annual general meeting the final dividend has been declared. Then rate of dividend, rate of interim dividend is lower than the final dividend. अब interim dividend का जो rate रहता है वो generally low रहता है as compared to final dividend, और जो फाइनल डिविडेंड रहता है उसका रेट ऑफ डिविडेंड हायर रहता है एज कंपेयर टू द इंटीरियम डिविडेंड। देन सोर्सेस, अब इंटीरियम डिविडेंड जो रहता है इट हैज बीन डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। अगर करंट ईयर में ही कंपनी को अगर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सेस प्रॉफिट हो गया तो फिर कंपनी इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड रहता है इट कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम करंट ईयर्स प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड। ये सारी चीजें अपन ने एक्ट पहले ही पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ द लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसमें अपन ने पढ़ चुके हैं। तो फाइनल डिविडेंड जो रहता है वो डिक्लेयर किया जाता है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, मीन्स करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी आप पे कर सकते हो, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, या फ्री रिजर्व में से भी, या फिर कैपिटल प्रॉफिट में से भी, या तो फिर पैसे जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए होंगे फॉर पेइंग द डिविडेंड। Then accounting accepts interim dividend declared between प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, मीन्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। तो इंटीरियम डिविडेंड जो रहता है अपन फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के पहले ही अपन इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड रहता है इसको अपन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए फाइनलाइजेशन होने के पहले अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते। फाइनल अकाउंट क्लोज हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वो फाइनलाइज्ड होंगे, ऑडिट होंगे, उसके बाद फिर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है, उसके बाद फिर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियम डिविडेंड एंड द फाइनल डिविडेंड। Now last topic of the 10th chapter, that is difference between the dividend and the interest। अब dividend क्या रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स जो रहता है उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड, या फिर रिटर्न पेएबल टू द शेयर होल्डर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज डिविडेंड। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट मीन्स इट इज द रिटर्न पेएबल टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कौन रहते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, या तो फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक रहते हैं जिससे अपन ने लोन लिया रहता है, या फिर बॉन्ड होल्डर्स, ये सब रहते हैं अपने क्रेडिटर्स। इनको जो अपन रिटर्न में पे करते हैं उसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट। Then given to whom, dividend is generally paid to the members, that is the owners of the company। owners of the company कौन रहते हैं, shareholders। so dividend is generally paid to the members, owners, that is the shareholders। अब interest किसको पे किया जाता है, interest is generally paid to the creditors of the company जिससे अपन ने पैसे बोरो किए रहते हैं। obligations, next obligation, it is to be paid only when company has made profits। अब डिविडेंड जो रहता है ये अपन सिर्फ प्रॉफिट में से ही पे करते हैं। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया रहेगा तो ही डिविडेंड पे किया जाता है, लेकिन अगर कंपनी ने लॉस बियर कर रही होंगी या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी के पास तो वो साल का डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। सो डिविडेंड इज ओनली पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। लेकिन इंटरेस्ट ऑन द अदर हैंड, इंटरेस्ट चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, it is compulsory for the company to pay the interest, so it is not linked to the profit। ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे कंपनी लॉस बियर कर रही हो करंट ईयर में तो भी उनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। इंटरेस्ट इट इज द कंपल्सरी एक्ट विच द कंपनी हैव टू पे। Then when payable, dividend is generally paid if the company earns the sufficient profit। अगर कंपनी के पास sufficient profit होगा तो ही dividend पे किया जाएगा। On the other hand, interest is payable every year irrespective of the profit, क्योंकि interest profit पे डिपेंड नहीं करता, ये तो पे करना ही पड़ता है कंपनी को irrespective of profits। Then rate,
रेट ऑफ डिविडेंड इट जनरली फ्लक्चुएट्स। फ्लक्चुएट क्यों होता है रेट ऑफ डिविडेंड? क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट से लिंक रहता है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होगा तो ही डिविडेंड पे किया जाएगा, अगर कम प्रॉफिट अर्न किया होगा तो रेट ऑफ डिविडेंड कम रहेगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो रेट ऑफ डिविडेंड हायर रहेगा। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है रेट ऑफ डिविडेंड। ऑन द अदर हैंड इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, ये पहले से ही फिक्स रहता है, ये प्री डिटरमाइंड रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। Then resolution, dividend payment of final dividend requires a board resolution and ordinary resolution at the annual general meeting। जो फाइनल डिविडेंड रहता है इसको अपने को अप्रूव कराना पड़ता है शेयर होल्डर्स के तरफ से, जिसके लिए कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी रहता है और उसके बाद वहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है रिलेटेड विद द पेमेंट एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट के लिए ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं रहती है, ना ही कोई मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत रहती है, ना ही कोई अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर्स के तरफ से। ये तो कंपलसरी एक्ट है, ये कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया होगा पर्टिकुलर ईयर में, उसमें से सारी चीज़ें पे करने के बाद, जैसे डेप्रिसिएशन अपन ने पे कर दिया, फिर उसके बाद में सर्टन पोर्शन अपन ने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, सारी चीज़ें पे करने के बाद एट लास्ट जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं अपन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट, उस पर से फिर डिविडेंड पे किया जाता है। और इंटरेस्ट जो रहता है, इंटरेस्ट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, इट इज ए चार्ज ऑन द प्रॉफिट विच इज कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू पे। तो यहाँ पे अपना 10th चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है।